हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, ये यहाँ थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, 12 तक पहुँचना है। और ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कौन सा है। यह है क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी, एडवांटेज ऑफ नॉन फंड फैसिलिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ NFB फैसिलिटीज। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। मतलब ये क्वासी फैसिलिटी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो पूरे के पूरे सिलेबस में मेरे को लगता है कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है। आप प्रीवियस ईयर के आपको कहीं भी पेपर मिले तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल क्रेडिट और रिस्क वाला कोई भी सब्जेक्ट आता है तो ये वाला क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी आता ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और नॉन फंड फैसिलिटी या कह सकते हो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये पूरा एक ही क्वेश्चन बनता है। याद रखना, क्वासी क्रेडिट एक अलग और ये नॉन फंड फैसिलिटी अलग, इसके एडवांटेजेस अलग, ऐसा अलग अलग नहीं आता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद करा दे। चलो पहले समझ लेते हैं फिर याद करेंगे। तो देखो, क्वासी क्रेडिट क्या होता है कि एक्चुअल में लोन नहीं होता, लेकिन होता है एक उधार की तरह ही है। मिस्टर चिंटू को गुड सप्लाई करे। क्या सप्लाई करे? गुड सप्लाई करे। तो बदले में चिंटू साहब को क्या देना है? पेमेंट करना है। लेकिन चिंटू ने क्या कहा और मिस्टर पिंटू को क्या कहा कि अभी तो पैसे नहीं है, मैं आपको भविष्य में पेमेंट करूंगा, 2 महीने 3 महीने रोज रुक जाओ। तो इसको बोलते हैं क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी। क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी इज सम काइंड ऑफ लोन बट इज नॉट एक्चुअली द ट्रेडिशनल लोन। ट्रेडिशनल लोन में अपन क्या दे रहे हैं? पैसा देते हैं और बोलते हैं भैया इंटरेस्ट रेट दे। यहाँ पर अपन पैसा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर एक वादा दे रहे हैं, अपन अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि अगर, अब ये हो सकता है चिंटू के भैया गए हों, अपने जो चिंटू के फादर हैं उन्होंने कहा होगा कि अगर चिंटू पेमेंट ना करे तो पिंटू तुम मेरे से आके पेमेंट ले जाना। चिंटू के पिताजी ने क्या कहा कि चिंटू पेमेंट ना करे तो तुम मेरे से आके पेमेंट ले जाना, यानी अंडरटेकिंग लिख के दी। ये एक तरीके का क्वासी क्रेडिट का एग्जाम्पल है। समझ में आया? यानी एक तरीके का लोन है, लेकिन ये तब होगा जब ये चिंटू एक्चुअल में डिनाई करेगा या फेल्ड हो जाएगा पेमेंट देने के लिए। क्लियर हो गया? यानी कि सर्टेन लोन नहीं है, लेकिन इज टेकन केयर इन द फ्यूचर में लोन हो सकता है। कंटिजेंस लाइबिलिटी बैलेंस शीट में बढ़ता है ना, कंटिजेंस लाइबिलिटी कि संदिग्ध अवस्था में है, आगे भविष्य में उस लाइबिलिटी का निर्माण हो सकता है। अगर पिंटू को चिंटू ने पेमेंट कर दिया तो पिंटू भैया जाएगा पिताजी के पास, नहीं जाएगा तो फिर गुस्सा हो जाएंगे उसके पिताजी, झगड़ा कि हमने दे दिया हमारे बेटे ने। अब इसको पढ़ते हैं। क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी इज द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ सिमिलर टू द लोन बट इट डज नॉट हैव ऑल सेम फीचर। पेमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, एक तरीके का लोन ही है लेकिन पेमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। आर ऑफन यूज टू बिजनेस बाय नीड फाइनेंसिंग बट डू नॉट क्वालिफाई ट्रेडिशनल लोन, जो ट्रेडिशनल लोन पे नहीं हो रहा। यूजुअली ये क्या होते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। हमने अनसिक्योर्ड काइंड ऑफ लोन है, इसके भी टाइप्स पढ़ा रहा हूँ मैंने, तो केवल चिंटू पिंटू का आपको अंडरटेकिंग का एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे होते हैं। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म होती है इसके अंदर, आपने अकॉर्डिंग चिंटू बताता है कि भैया इस तारीख को इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना पेमेंट करेंगे, और इंटरेस्ट रेट जो होती है वो कम होती है। अब ये पिंटू चिंटू को दे क्यों रहा है इस तरीके का लोन? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि पिंटू अपना गुड्स किसको सेल कर रहा है? मिस्टर चिंटू को कर रहा है। तो मिस्टर पिंटू की यहाँ पर सेल बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? सेल्स बढ़ रही है, और सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। जितना लोग पिंटू से सामान खरीदेंगे उतना ज़्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना सेल वॉल्यूम बढ़ेगा इतना प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सीधा सीधा गणित है। अब ये जो क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी के टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला है वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग क्या का मतलब क्या है? जिससे हमने माल लिया है, चिंटू ने किससे माल लिया है, मतलब यहाँ पे लोन किसको मिल रहा है? मिस्टर चिंटू को मिल रहा है, पिंटू को नहीं मिल रहा है। पिंटू भैया 4th सेमेस्टर तक आते आते अमीर हो चुके हैं, बहुत मेहनत करी है उन्होंने। तो यहाँ पर चिंटू साहब को जो लोन मिल रहा है वो कौन दे रहा है? वेंडर दे रहा है। तो ये वेंडर फाइनेंसिंग एक बात होती है। यहाँ पर वो क्रेडिट को एक्सटेंड कर रहा है कि 2 महीने नहीं 3 महीने बाद देना। फैक्टरिंग
फैक्टरिंग क्या होता है? वैसे तो अपने कैची लगाना, इसको हम जो सामान्य भाषा है ना, जो फाइनेंस की भाषा है, इसको कैची लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है फैक्टरिंग का मतलब? इसमें क्या किया जाता है कि चिंटू को जिससे भी पेमेंट लेना था, चिंटू ने भी तो आगे गुड सप्लाई किया होगा, जिससे भी पेमेंट लेना था वो डायरेक्टली चिंटू को पेमेंट ना देके पिंटू को देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। देखो गुड्स आए हैं, ए बी करूं क्या? नहीं, ए बी में मजा नहीं है यार। पिंटू ने चलो रवि को पेमेंट करा, पिंटू ने रवि को पेमेंट करा, और रवि ने यही गुड्स, पिंटू ने गुड्स किसको दिए हैं? रवि को दिए हैं, और रवि ने यही गुड्स किसको दिए हैं? विजय को दिए हैं। अब क्लियर? अब चिंटू पिंटू में जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो उनके लिए ये वाला एग्जाम्पल मैं पेश करता हूँ। पिंटू ने गुड्स किसको दिए? रवि को दिए। रवि ने गुड्स किसको दिए? विजय को दिए। यहाँ भी सेल हुई है, यहाँ भी सेल हुई है, तो विजय पेमेंट किसको करेगा? रवि को करेगा, क्योंकि उसने खरीदे यहाँ से। लेकिन जब फैक्टरिंग करी जाती है तो विजय भैया पेमेंट डायरेक्टली किसको करते हैं? चिंटू को करते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग, व्हेन द वेंडर डायरेक्टली कलेक्ट द अमाउंट। ठीक है, और अपने हिंदी में जब अपन आते हैं, जब सामान्य डेली रूटीन में कैची लगाना, कोई भी बिजनेसमैन से आप पूछना जो जिसका ब्याज बट्टे का काम हो, भैया कैची लगाना क्या होता है, तो वो बोलेगा कि अपन उसकी जगह पेमेंट ले आते हैं, मतलब कि उसकी जेब पे अपन ने क्या लगा दी? कैची लगा दी। दिस आर द टाइमिंग वेयर अ बिजनेस सेल्स अकाउंट रिसीवेबल ऑफ द थर्ड पार्टी, यानी अकाउंट रिसीवेबल जो ये हमारे चिंटू साहब के अकाउंट रिसीवेबल थे ना, अकाउंट रिसीवेबल, इनसे पेमेंट आना था, ये इनके डेप्टर थे, ये इन्होंने किसको भेज दिए? पिंटू को भेज दिए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। एसेट्स बेस्ड लेंडिंग, एसेट्स बेस्ड यानी कि जितना भी गुड्स पड़ा है उसके ऊपर जो आधार दे दिया, उधार दे दिया जाता है। ठीक है, आधार निकल गया मुझसे, गलती हुई, माफ़ करना। ठीक है, जो गुड्स निकल गया, जो गुड्स के एसेट्स के बेस पे हम जो लोन प्रोवाइड कर देते हैं या कुछ उधार दे देते हैं, या आप उसको रेंटेड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हो। मान लो कि किसी के पास चिंटू के पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी, उस बिल्डिंग का पिंटू ने भी यूटिलाइजेशन कर लिया, बोले तू पैसा मत दे, ये बिल्डिंग मेरे को रहने के लिए दे दे थोड़ी दिनों के लिए, तो ये एसेट्स बेस्ड लेंडिंग हो गई। या उस बिल्डिंग का उन्होंने यूटिलाइजेशन या उसको उधार पे चढ़ा दिया या रेंटेड कर दी, कोई से भी उससे इनकम जनरेट कर दी, वो एसेट्स बेस्ड लेंडिंग के अंदर में आता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या हो गया? एक तो अपन ने अंडरटेकिंग दे सकते हो आप, एक फैक्टरिंग कर सकते हो आप, एक एसेट्स बेस्ड लेंडिंग कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एनएफबी फैसिलिटी। एनएफबी फैसिलिटी का मतलब ही ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का ही है, लेकिन एनएफबी कैसी है? नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग है, नॉन फंड नहीं, नॉन फाइनेंशियल कह दो या नॉन फंड बैंकिंग, जिसमें अमाउंट नहीं जा रहा है। नॉन फंड या नॉन फाइनेंशियल में क्या हो रहा है? अमाउंट नहीं जा रहा है, यानी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, फिर भी उधार हो रहा है। कैसे? बैंक गारंटी लिख के दे रहा है। चिंटू ने पेमेंट, जो चिंटू के पिताजी ने गारंटी लिख के दी थी ना, वही बैंक गारंटी लिख के दे रहा है। अब ये चिंटू के पिताजी नहीं दे रहे। लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक तरीके की बैंक गारंटी होती है। इसके अंदर कौन लिख के दे रहा है कि भाई इसको इतना का सामान प्रोवाइड करा दो, ये पेमेंट नहीं करके गया तो मैं पेमेंट करूंगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक लिख के दे दे तो बैंक गारंटी हो गई, कोई थर्ड पार्टी लिख के दे दे तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। अब स्टैंडी लेटर बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंडी लेटर का मतलब एक तरीके का वैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह ही है, बस ये रहता है कि जिसको मिल जाए उसका मीन्स के अब ये क्रेडिट केवल उसमें डिनोट करके लिख दिया है कि ये अमाउंट इस पर्टिकुलर डेट पे मैं दे ही दूंगा। ये थर्ड पार्टी की तरफ ही है। लेटर ऑफ क्रेडिट और स्टैंडी क्रेडिट में कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस नहीं होता, केवल एक दो लाइनें चेंज होती है। अगर बुकिश में मैं जाता हूं तो स्टैंडी लेटर ऑफ क्रेडिट है टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट दैट यूज अ गारंटी पेमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी इफ द बोरोअर इज fulfill to its obligation. स्टैंडी लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफन यूज ऑन कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडी लेटर ये फ्रिक्वेंटली लिख के देते हैं, है ना, बाकी होता लेटर ऑफ क्रेडिट ही है, केवल एक पॉइंट बढ़ा है बुक वाले ने। परफॉर्मेंस बॉन्ड एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया कि भैया इसने पेमेंट नहीं करा तो ये बॉन्ड रहा, आप इस पे हमारे साइन रखे हुए हैं, आप ये कर दीजिएगा। मतलब कंफर्मेशन है कि ये ऐसा परफॉर्मेंस करेगा। वो परफॉर्मेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज हो सकता है। आनंद सर ने अगर आपकी कॉलेज में आके लेक्चर नहीं लिया तो आप सभी हमारे ऊपर इतनी फीस के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो ये परफॉर्मेंस बॉन्ड हो गया। ये कॉलेज वालों ने बच्चों को लिख के दिया, समझ में आया? तो ये सर्टेन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस होते सारे लेटर ऑफ क्रेडिट के ही टाइप में। बैंक गारंटी भी लेटर ऑफ क्रेडिट ही होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट तो लेटर ऑफ क्रेडिट ही होता है, स्टैंडी भी लेटर ऑफ क्रेडिट ही होता है, और परफॉर्मेंस बॉन्ड भी लेटर ऑफ क्रेडिट ही होता है।
होते सब उसी के टाइप है, केवल बुक्स ने पॉइंट बनाए हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि कोई अंडरटेकिंग अगर किसी के लिए दी जाती है तो वो नॉन फंड बैंकिंग में आता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और इसी को ही अपन आगे पढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेजेस ऑफ पेमेंट गारंटी, अब ये एडवांस पेमेंट गारंटी भी हो सकता है, ठीक है, उसके ही आगे टाइप दे रखे हैं लेटर। एडवांस पेमेंट गारंटी हो गया, बिड बॉन्ड्स हो गया, है ना, रिटेंशन मनी गारंटी के इतना पैसे से ज़्यादा आपका रोकेगा नहीं, मतलब इस तरीके के लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसमें कुछ टर्म्स आप लिख के दे देंगे। तो ये एडवांस पेमेंट का हो गया, बिड बॉन्ड हो गया, या और रिटेंशन मनी गारंटी हो, ये सारे के सारे पॉइंट है। अब इतने सारे पॉइंट याद ना हो तो पहले लेटर ऑफ क्रेडिट याद कर लेना, स्टैंडी याद कर लेना, बैंक गारंटी याद कर लेना, थर्ड पार्टी गारंटी याद कर लेना, एडवांस पेमेंट याद कर लेना। 5 याद हो गए ना तो भी काम हो जाएगा। याद करा तो 5 तो अभी ऐसे याद हो जाएंगे। देखो, बैंक गारंटी याद हो जाएगी, थर्ड पार्टी गारंटी याद हो जाएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट याद हो जाएगा, स्टैंडी लेटर ऑफ क्रेडिट याद हो जाएगा, ठीक है, एडवांस याद हो गया, एडवांस बॉन्ड याद हो गया, ठीक है, बोलो 6 याद हो गए। और क्या करेंगे यार, इतना परेशान नहीं होना, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से, बहुत मस्ती से पढ़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो। चलो, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई गारंटी ले रहा है तो हमको लोन ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, हम ज़्यादा मनी का यूटिलाइजेशन करेंगे। गुड ऑप्शन फॉर बिजनेस को, गुड ऑप्शन है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कहीं और से अगर मेरे को उधार लेना है और उसकी जगह कॉस्ट इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कम लगती है। तो इसके मेन एडवांटेज, वो भी एडवांटेज है, थोड़े मैंने पॉइंट्स में इसको जॉट डाउन कर दिए। एक है ये फ्लेक्सिबल होता है, क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को 2 महीने में पेमेंट करना, 3 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, मेरे अकॉर्डिंग होता है। क्विक एक्सेस होता है फंड के ऊपर, कोई भी क्विक एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में फंड जा नहीं रहा तो क्विक एक्सेस होता है। फर्दर फटाफट से, मतलब बैंक गारंटी देने में देर नहीं करती, क्योंकि इस कंटिजेंस लाइबिलिटी होती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि बैंक इसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, तो ये इसका फेल्यूर माना जाता है। और रीपेमेंट इसका जल्दी होता है, ऐसा नहीं है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक गारंटी दे रही है 10 साल 15 साल के लिए नहीं, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए, शॉर्ट टर्म में यूज होता है। और कोलेट्रल रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसके डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो थर्ड पार्टी की होने की आवश्यकता है, और डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस लगते हैं, जैसे कि 30%, भाई 30% चार्जेस लग रहा है अभी राजस्थान के अंदर स्टाम्प पेपर पे। 30% टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, यानी कि 500 का स्टाम्प लेने जाओगे तो 650 रुपये आपको देना होगा वो स्टाम्प ड्यूटी वाले को, 150 रुपया आपको स्टाम्प का टैक्स का देना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। थोड़ा एडवांटेज याद कर लो, थोड़ा डिसएडवांटेज याद कर लो। अब पैसा आता है तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस लगता है, इंटरेस्ट रेट कभी कभी ज़्यादा लगती है, थर्ड पार्टी का होना ज़रूरी है, और शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। और एडवांटेज क्या है? बिजनेस की ग्रोथ होती है, कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, ईजी टू एक्सेस है फंड, और लार्ज अमाउंट में फंड अवेलेबल होता है। क्रेडिट पे इसका इम्पैक्ट नहीं आता, क्रेडिट स्कोर पे, क्योंकि है ना, क्योंकि एक्चुअल में लोन आया नहीं है, इसलिए क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसके अलावा कंटिजेंस लाइबिलिटी तो इमर्ज हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ठीक है। और रिस्क इसमें कम होती है, किसके लिए? जो दे रहा है उसके लिए, मीन्स के जो पेमेंट कर रहा है, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि गारंटी ले रहे हो ना आप, एक्चुअल पेमेंट तो दूसरे का चल रहा है, पैसा तो पिंटू जी का डूब रहा है, पिताजी तो केवल गारंटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पार्टी को डिफॉल्ट होना होगा, पहले चिंटू जी डूबेंगे, फिर चिंटू जी के पिताजी डूबेंगे, तब जाके पिंटू जी का पैसा डूबेगा, वरना पैसा नहीं डूबेगा। तो इसमें रिस्क जो होती है वो लोअर होती है। क्लियर हो गया? ये एडवांटेज डिसएडवांटेज याद कर लो, इसके टाइप्स याद कर लो, और इसका मीनिंग ईजी से 12-15 मिनट के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये वाला लगा है कल के एग्जाम के लिए, अच्छे से याद कर लेना। जय हिंद।